नमस्कार दोस्तों, मैं रिपीत सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदाध्ययन चैनल की इस वीडियो में। आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। उनमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा उत्पत्ति एवं मंडोर शाखा। इससे पहले हमने वैदिक सभ्यता और राजपूत काल तक के प्रश्न किए थे। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुल सिद्धांत का वैचारिक आधार क्या है? यह विदेशी जातियों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। यह वशिष्ठ मुनि द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से संबंधित है। यह सूर्यवंशी होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। विकल्प ए और बी दोनों। देखिए इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, विकल्प ए और बी दोनों। जो चंद्रवर्ताई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है उसके अनुसार आबू पर्वत पर यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजवंशों की उत्पत्ति हुई थी। उसके अलावा जो ऑप्शन सी है वो गलत है, क्योंकि जो अग्निकुल का सिद्धांत है वो वंशानुगत सूर्यवंश के बजाय देवीय अग्नि की उत्पत्ति का स्रोत बताता है, जबकि जो मिहिर भोज है उनका ग्वालियर अभिलेख इन्हें सूर्यवंशी लक्ष्मण का वंशज बताता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वी स्मिथ प्रतिहारों को हुणों की संतान मानते हुए उन्हें विदेशी मूल का बताते हैं। डॉक्टर जी.एच. ओझा और सी.वी. वैद्य के अनुसार प्रतिहार विशुद्ध भारतीय क्षत्रिय हैं। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर गुर्जरों को एक विदेशी जाति मानते हैं जो खच्चर जाति से संबंधित थी। देखिए इसमें जो है ऑप्शन तीनों ही सही है, 1, 2 और 3, ऑप्शन डी। अगर हम इतिहास का विश्लेषण करें तो जो पाश्चात्य विद्वान थे स्मिथ और हॉर्ने, उन्होंने इनको विदेशी आक्रमणकारियों से जोड़ा है, जबकि जो भारतीय विद्वान थे जैसे ओझा, सी.वी. वैद्य, इन्होंने साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर इनके आर्य और क्षत्रिय होने का समर्थन किया है। और जो भंडारकर का मत था गुर्जरों के विदेशी मूल पर आधारित, जिसका आधार जो है वो कनिंघम के कुषाण युति सिद्धांत से प्रेरित है। अगला प्रश्न, कथन अरब यात्री अल मसूदी ने प्रतिहार साम्राज्य को अल गुर्जर और तत्कालीन राजा को बोरा कहा। कारण बोरा शब्द प्रतिहारों की वैष्णव उपाधि आदि वराह का अपभ्रंश माना जाता है। देखिए इसमें दोनों ही सही हो जाएंगे, कथन और कारण, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए। 915 से 16 ईस्वी के बीच में जो अरब यात्री थे अल मसूदी, वो भारत आए थे। उन्होंने मुरुज अल जहाब नाम से एक लेख लिखा है, उसमें उल्लेख किया है कि गुर्जर देश का राजा बोरा है, और ये जो उपाधि है वो प्रतिहारों की विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति और उनकी संप्रभुता का सूचक थी। उसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि जो जुर्ज थे उन्होंने, सुलेमान ने साम्राज्य जो था उसको जुर्ज कहा था, लेकिन जो बोरा था वो अल मसूदी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख 634 ईस्वी का गुर्जर इतिहास में क्या महत्व है? इसमें गुर्जर प्रतिहार की 26 शाखाओं का वर्णन है। यह गुर्जर जाति का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख है। यह गुर्जर जाति का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्रदान करता है। इसमें गुर्जरों को ईरानी मूल का बताया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह गुर्जर जाति का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्रदान करता है। देखिए जो ऐहोल प्रशस्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार किसी शिलालेख में गुर्जर नाम का उल्लेख आया है, जो दक्षिणी भारत में इनकी बढ़ती शक्ति और प्रभाव का परिचायक है। उसके अलावा जो गुर्जरों का साहित्यिक वर्णन है वो बाणभट्ट के हर्षचरित्र में मिलता है, और अभिलेखीय साक्ष्य ऐहोल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, चीनी यात्री वेनसांग ने वर्णित कुचेलो और उसकी राजधानी पीलो मोलो की पहचान वर्तमान में किससे की जाती है? मंडोर और जोधपुर, गुर्जर प्रदेश और भीनमाल, कन्नौज और महोदया, अवंती और उज्जैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुर्जर प्रदेश और भीनमाल। जो हेनसांग थे उन्होंने गुर्जर राज्य को तो कुचेलो कहा था, और उसकी जो राजधानी थी भीनमाल उसको पीलो मोलो कहा था, और वहां के जो राजा थे उनको उन्होंने क्षत्रिय बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर भंडारकर के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रमुख आधार क्या है? वे स्थानीय ब्राह्मण थे जिन्होंने शत्रु उठाए। गुर्जर एक जाति विशेष है जो विदेशी मूल की थी। वे अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। वे लक्ष्मण के वंशज थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुर्जर एक जाति विशेष है जो विदेशी मूल की थी। डॉक्टर भंडारकर जो है वो कहते हैं कि गुर्जर शब्द किसी क्षेत्र का नहीं बल्कि एक विदेशी जाति का सूचक है जो बाद में हिंदू समाज में विलीन हो गई थी।
और जो लक्ष्मण के वंशज होने का मत है वो ग्वालियर प्रशस्ति में स्वयं प्रतिहारों ने दिया है। अगला प्रश्न देखिए, कथन है केनेडी महोदय प्रतिहारों को ईरानी मूल का मानते हैं। प्रतिहारों में प्रचलित सूर्योपासना की पद्धति का संबंध ईरानी मिहिर पूजा से जोड़ा जाता है। इसमें दोनों सही हो जाएंगे, कथन और कारण, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। केनेडी ने कहा था कि जो मिहिर है, मिहिर का मतलब सूर्य होता है, मिहिर नाम और सूर्योपासना जो है उस पर आधारित था। मिहिर का मतलब भी सूर्य होता है। हालांकि जो भारतीय विद्वान है वो इसको खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि भारत में जो सौर उपासना है वो प्राचीन काल से विद्यमान थी। इससे ये पता नहीं चलता कि वो विदेशी थे। अगला प्रश्न, राजशेखर ने अपनी कृतियों जैसे विद्वत शाल भंजिका में प्रतिहार नरेशों के लिए किस सम्मानजनक शब्दावली का प्रयोग किया है? रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि, आर्यावर्त का महाराजा धीराज या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। जो राजशेखर थे उन्होंने महेंद्रपाल और महिपाल जैसे शासकों के लिए इन उपाधियों का प्रयोग किया है और उनके सूर्यवंशी क्षत्रिय होने की जो दावा है उसको साहित्यिक मोहर प्रदान की है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रतिहारों को शक और यूची जातियों की संतान माना है? कनिंगम, स्मिथ, जेम्स टोड या बीएन पुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिंगम। जो कनिंगम थे उन्होंने प्रतिहारों को कुषाणों मतलब यूची जाति से संबंधित माना है, जबकि जो स्मिथ थे उन्होंने इनको हूणों के साथ जोड़कर विदेशी मूल का प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न, रेंसांग के विवरण के अनुसार कूचे लोग के राजा के व्यक्तिगत गुणों के बारे में क्या सत्य है? वह एक बौद्ध अनुयायी था, वह एक युवा और क्षत्रिय राजा था, वह हूणों का सामंत था या वह विदेशी मूल का था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह एक युवा और क्षत्रिय राजा था, ऑप्शन बी। जो वेनसांग है उन्होंने उल्लेख किया कि गुर्जर देश का जो राजा है वो युवा और अत्यंत बुद्धिमान क्षत्रिय था। अगला प्रश्न, अल गुर्जर शब्द का प्रयोग किन यात्रियों द्वारा प्रतिहार साम्राज्य के लिए किया गया है? चीनी यात्रियों द्वारा, अरब यात्रियों द्वारा, यूनानी यात्रियों द्वारा या तिब्बती यात्रियों द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरब यात्रियों द्वारा, ऑप्शन बी। देखिए, सुलेमान और अल मसूदी जैसे अरब भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में इस शक्ति को अल गुर्जर नाम दिया है। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक विश्लेषण के अनुसार प्रतिहारों के द्वारपाल कहलाने का सर्वाधिक तर्कसंगत कारण क्या है? वे राज प्रसाद के रक्षक थे, उन्होंने विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध भारत के द्वार की रक्षा की, वे लक्ष्मण के वंशज थे जिन्होंने राम के लिए द्वारपाल का कार्य किया। विकल्प बी और सी का समन्वय मतलब दोनों सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब बी और सी दोनों सही है। देखिए, आध्यात्मिक स्तर पर जो है वो स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मान करके प्रतिहार कहलाए, जबकि जो धरातली और सामरिक स्तर था उस पर अरबों के विरुद्ध उनकी जो रक्षात्मक भूमिका थी उन्होंने इस नाम को सार्थकता भी प्रदान की है। अगला प्रश्न, स्कंद पुराण में गुर्जरों का उल्लेख किस संदर्भ में प्राप्त होता है? विदेशी आक्रमणकारियों के रूप में, पंच द्रविड़ों के एक भाग के रूप में, शूद्र जाति के रूप में या मंडोर के शासकों के रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंच द्रविड़ों के एक भाग के रूप में, ऑप्शन बी। स्कंद पुराण में गुर्जरों का जो उल्लेख है वो पंच द्रविड़ों के अंतर्गत आता है, जो उनके प्राचीन भारतीय सामाजिक विन्यास के स्थान को दर्शाता है। अगला प्रश्न, बाणभट्ट द्वारा प्रयुक्त हूण हरिण केसरी की उपाधि का संबंध किस शासक से है? हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन या शशांक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। हर्षचरित के अनुसार जो प्रभाकर वर्धन थे वो गुर्जरों की निंदा भंग करने वाला और हूणों के लिए सिंह के समान था। अगला प्रश्न, भगवान लाल इंद्रजी के अनुसार गुर्जरों के भारत आगमन का काल क्या है? 4वीं शताब्दी, कुषाण काल, हूण आक्रमण के समय या हर्ष के बाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुषाण काल। जो भगवान लाल इंद्रजी है उनका मत है कि जो गुर्जर है वो कुषाणों के साथ में भारत आए थे और कालांतर में गुर्जरात्रा, जिसको राजपूताना भी कहते हैं, उसको बसाने के कारण गुर्जर कहलाए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली के आदि पुरुष हरिश्चंद्र को किस विशिष्ट उपाधि से विभूषित किया गया है? महाराजा धीराज, रोहिलिद्दी, पेल्लापेली या नाहड़।
देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहलादी, ऑप्शन बी। जो शिलालेख है उनके अनुसार हरिश्चंद्र एक वेदों और शास्त्रों के प्रकांड पंडित था, जिसकी शास्त्र निपुणता के कारण ही उनको रोहलादी कहा गया है। अगला प्रश्न, हरिश्चंद्र की दो पत्नियों से उत्पन्न संतानों के संदर्भ में सामाजिक विभाजन क्या था? दोनों से उत्पन्न संतानें क्षत्रिय कहलाई, ब्राह्मण पत्नी की संतानें प्रतिहार ब्राह्मण और क्षत्रिय पत्नी की संतानें क्षत्रिय प्रतिहार कहलाई। सभी संतानें केवल पुरोहित बनी या क्षत्रिय पत्नी की संतानें सामंत बनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ब्राह्मण पत्नी थी उनकी संतानें तो प्रतिहार ब्राह्मण, और जो क्षत्रिय पत्नी थी उनकी संतानें क्षत्रिय प्रतिहार कहलाई थी। जो क्षत्रिय पत्नी थी उनका नाम था भद्रा। देखिए, जो भद्रा से उत्पन्न पुत्र थे उन्होंने सैन्य और प्रशासनिक उत्तरदायित्व संभाला था। अगला प्रश्न, हरिश्चंद्र के उन 4 पुत्रों का समूह पहचानिए जिन्होंने मांडव्यपुर मंडोर को विजित कर वहां सैन्य दुर्ग का निर्माण करवाया। भोगभट्ट, कक, रज्जिल, दद्ध, रज्जिल, नरभट्ट, नागभट्ट, तात, सिलुक, झोट, भिलादित्य, कक, बाउक, कक्कुका, सिलुक, नागभट्ट। देखिए, इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। भोगभट्ट, कक, रज्जिल और दद्द, इन 4 भाइयों ने अपने बाहुबल के जोर पर मंडोर को जीता था और वहां पर ऊंची दीवार वाला किला बनाया था, जो प्रतिहारों की सबसे पहली सुदृढ़ राजधानी बनी थी। अगला प्रश्न, मंडोर की वंशावली का वास्तविक राजनीतिक प्रारंभ किस शासक से माना जाता है? देखिए, ऑप्शंस हरिश्चंद्र, रज्जिल, नरभट्ट या नागभट्ट प्रथम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रज्जिल। जो हरिश्चंद्र थे वो संस्थापक थे, लेकिन जो वंशावली है वो रज्जिल से शुरू होती है, क्योंकि उन्होंने विधिवत शासन स्थापित किया और राजधानी को स्थायित्व दिया। उनको राजा की पदवी प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, रज्जिल द्वारा संपादित वह कौन सा यज्ञ था जो उसकी संप्रभुता और राजपद की गरिमा को सिद्ध करता है? अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ या विश्वजीत यज्ञ? देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन सी, राजसूय यज्ञ। मंडोर में जो अपनी सत्ता है उसकी घोषणा के लिए रज्जिल ने राजसूय यज्ञ किया था, जो उसकी स्वतंत्र राजनीतिक हैसियत का प्रमाण है। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। देखिए, जो शासक है और उनकी ऐतिहासिक विशेषता उनको मिलाना है। तो हरिश्चंद्र थे, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, और जो रज्जिल थे उन्होंने वो वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। नरभट्ट जो थे उन्होंने नाहड़ की उपाधि धारण की थी। एक मिनट, गलत हो गया। जो हरिश्चंद्र है वो तो वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, और जो रज्जिल थे उन्होंने राजसूय यज्ञ का संपादन किया था, जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में देखा है। और जो नरभट्ट थे उन्होंने पहला पेली की उपाधि धारण की, और जो नागभट्ट प्रथम थे उन्होंने नाहड़ की उपाधि धारण की थी। इस तरह 1 में 2, 2 में 1, 3 में 4 और 4 में 3, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मंडोर के प्रतिहारों के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाले 2 महत्वपूर्ण स्तंभ लेख कौन से हैं? ग्वालियर प्रशस्ति और ऐहोल अभिलेख, जोधपुर शिलालेख 837 ईस्वी और घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी। प्रयाग प्रशस्ति और जूनागढ़ अभिलेख, बिजोलिया शिलालेख और घटियाला अभिलेख। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर शिलालेख और घटियाला शिलालेख। जो बाउक है उन्होंने जोधपुर शिलालेख, और जो कक्कुक है उन्होंने घटियाला अभिलेख स्थापित किए थे, जिससे मंडोर शाखा की वंशावली और उनकी उपलब्धियों के प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न, इतिहासकारों ने ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत 628 ईस्वी के आधार पर हरिश्चंद्र का समय लगभग क्या निर्धारित किया है? 450 ईस्वी, 550 ईस्वी, 730 ईस्वी या 837 ईस्वी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 550 ईस्वी या विक्रम संवत 607। इतिहासकारों ने गणना की कि जो ब्रह्मगुप्त थे उनके समय तक प्रतिहार स्थापित हो चुके थे, अतः वो जो वंशावली है उसकी पीछे की गणना करने पर हरिश्चंद्र का जो समय है वो 6ठी शताब्दी के मध्य आता है। अगला प्रश्न, रज्जिल के दरबारी ब्राह्मण नरहरि का ऐतिहासिक महत्व क्या है? उसने घटियाला अभिलेख की रचना की, उसने रज्जिल को राजा की उपाधि से संबोधित किया, उसने अरबों के विरुद्ध युद्ध लड़ा, वह हरिश्चंद्र का गुरु था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसने रज्जिल को राजा की उपाधि से संबोधित किया। जो नरहरि है
उनके द्वारा रज्जिल को राजा कहना इस बात का संकेत है कि प्रतिहारों ने जो है वो ब्राह्मणों का संरक्षण प्राप्त कर लिया था और वे एक व्यवस्थित राजतंत्र में बदल रहे थे। अगला प्रश्न, मंडोर वंशावली के अनुसार शासकों का सही कालक्रम क्या है? रज्जिल, नरभट्ट, नागभट्ट, तात, हरिश्चंद्र, नागभट्ट, सिलुक, झोट, रज्जिल, तात, भोज, सिलुक, या नरभट्ट, रज्जिल, नागभट्ट और तात। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले रज्जिल, फिर नरभट्ट, फिर नागभट्ट और उसके बाद तात। ये जो क्रम है वो मंडोर शाखा के प्रारंभिक विस्तार और क्रमिक उत्तराधिकार को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए, रज्जिल ने रोहिंसकूप घटियाला में किस देवता के मंदिर का निर्माण करवाया था? महामंडलेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव, आदिवरा विष्णु या सूर्य मंदिर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महामंडलेश्वर महादेव। जो रज्जिल है उनकी शिव भक्ति और स्थापत्य में रुचि का प्रमाण जो है वो रोहिंसकूप का महामंडलेश्वर महादेव मंदिर है। अगला प्रश्न, मूणोत के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कुल कितनी शाखाएं थी? 12, 24, 26 या 36? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26। जो नैणसी की ख्यात है उसके अनुसार प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी। जो मंडोर और भीनमाल की शाखा थी वो उनमें सबसे प्रमुख थी। अगला प्रश्न, हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का गुरु क्यों कहा गया? वेदों के अर्थ जानने में उसकी निपुणता के कारण, उन्होंने सभी शाखाओं की स्थापना की थी, वे युद्ध कला के शिक्षक थे, उन्होंने ब्राह्मणों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वेदों के अर्थ जानने में उनकी निपुणता के कारण। शिलालेखों में उनको विद्वान ब्राह्मण और शास्त्रों का ज्ञाता बताया गया है। अगला प्रश्न, रज्जिल के उत्तराधिकारी के रूप में नरभट्ट की प्रसिद्ध उपाधि पेल्ला पेल्ली का अर्थ क्या है? शत्रुओं का विनाशक, ब्राह्मणों का रक्षक, वीरता के कारण प्रसिद्ध या दानवीर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरता के कारण प्रसिद्ध, ऑप्शन सी। जो पेल्ला पेल्ली की उपाधि है वो नरभट्ट के अदम्य साहस और युद्ध कौशल का परिचायक थी। अगला प्रश्न, प्रतिहारों की वंशावली में ब्राह्मणी पत्नी की संतानें क्या कहलाई? प्रतिहार क्षत्रिय, प्रतिहार ब्राह्मण, राजपुरोहित या सामंत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिहार ब्राह्मण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हरिश्चंद्र का पुत्र नहीं था? भोगभट्ट, कक, नरभट्ट या दद्द? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरभट्ट। जो नरभट्ट थे वो हरिश्चंद्र के नहीं, रज्जिल के पुत्र थे और हरिश्चंद्र के पुत्र थे, पोते थे। अगला प्रश्न, जोधपुर शिलालेख 837 ईस्वी का उत्कीर्णक कौन था? राजा बाउक, राजा ककू का, शिलुक या नागभट्ट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा बाउक। बाउक ने अपने शासनकाल में इस शिलालेख के माध्यम से अपने जो पूर्वज थे उनकी कीर्ति को सुरक्षित किया। अगला प्रश्न, मंडोर के दुर्ग का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? केवल निवास हेतु, अरबों के संभावित आक्रमणों से सुरक्षा हेतु, मांडव्यपुर पर अधिकार सुदृढ़ करने हेतु या विकल्प बी और सी दोनों? तो इसमें विकल्प बी और सी दोनों सही है। जो मंडोर का दुर्ग था वो प्रतिहारों की शक्ति का केंद्र और सामरिक सुरक्षा का आधार था। अगला प्रश्न, रानी भद्रा का संबंध किस कुल से था? ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल या ईरानी कुल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षत्रिय कुल। जो भद्रा थे उनके क्षत्रिय होने के कारण ही उनके जो पुत्र थे उनको राज्य संचालन और युद्ध का अधिकार मिला। अगला प्रश्न, किस शासक ने रोहिंसकूप घटियाला में एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था? रज्जिल, नरभट्ट, शिलुक या कक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरभट्ट। और जो रज्जिल थे उन्होंने यहाँ शिव मंदिर बनवाया था और उनके जो पुत्र थे नरभट्ट उन्होंने विष्णु मंदिर बनवाया। अगला प्रश्न, मंडोर शाखा का वह प्रतापी शासक कौन था जिसने मंडोर की स्थान पर मेड़ता मेदांतकपुर को अपनी राजधानी बनाया? नरभट्ट, नागभट्ट प्रथम, शिलुक या तात? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम, जिनकी उपाधि थी नाहड़। नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से 60 मील दूर मेदांतकपुर मेड़ता में राजधानी स्थानांतरित की थी, जो उसके क्षेत्रीय विस्तार और रणनीतिक योजना का हिस्सा थी। अगला प्रश्न, नागभट्ट प्रथम की रानी का नाम क्या था जिसके 2 पुत्र तात और भोज हुए? भद्रा, जज्जिका देवी, पद्मिनी, दुर्लभ देवी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जज्जिका देवी। जो शिलालेख है उनमें हमको इनका नाम जज्जिका देवी पता चलता है, जिनसे तात और भोज जो थे उन्होंने वंश परंपरा को आगे बढ़ाया था। अगला प्रश्न,
राजा तात के संबंध में कौन सा ऐतिहासिक कथन सत्य है? वह एक साम्राज्यवादी विजेता था। उसने जीवन को चंचल मानकर अपने भाई भोज को राज्य सौंपा और स्वयं आश्रम में संन्यास ले लिया। उसने कन्नौज पर आक्रमण किया। उसने अरबों को संधि के लिए विवश किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसने जीवन को चंचल मानकर अपने भाई भोज को राज्य सौंपा और स्वयं ने आश्रम में संन्यास ले लिया। अगला प्रश्न, राजा सिलुक की सबसे बड़ी सामरिक उपलब्धि क्या थी? मंडोर दुर्ग का जीर्णोद्धार, वल्ल मंडल के भाटी देवराज को पराजित कर उसका छत्र छीनना, गंगा में समाधि लेना या मेड़ता का निर्माण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्ल मंडल के भाटी देवराज को पराजित कर उनका छत्र छीनना, ऑप्शन बी। जो सिलुक थे उन्होंने जैसलमेर के भाटी शासक देवराज को हराया था और प्रतिहारों की सर्वोच्चता सिद्ध की थी और पश्चिमी राजस्थान में भी अपनी धाक जमाई। अगला प्रश्न, सिलुक द्वारा पुष्कर त्रेता तीर्थ के समीप निर्मित मंदिर का नाम क्या है? सिद्धेश्वर महादेव, महामंडलेश्वर महादेव, आदिवराह या नीलकंठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धेश्वर महादेव। त्रेता तीर्थ में स्थित जो सिद्धेश्वर महादेव है उनका निर्माण सिलुक ने करवाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिलुक, झोट, बिलादित्य और कक। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये बिल्कुल सही जमे हुए हैं, ऑप्शन ए। जो मंडोर शाखा थी उसके उत्तराधिकार की क्रमिक कड़ी है जो सिलुक से कक तक चलती है। पहले सिलुक हुए, फिर झोट, फिर बिलादित्य और फिर कक। अगला प्रश्न, मंडोर शाखा के किस शासक ने वृद्धावस्था में राज्य त्याग कर गंगा में मुक्ति प्राप्त की थी? तात, झोट या तात, झोट, बिलादित्य या सिलुक। तो देखिए इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, झोट। जो झोट थे उन्होंने राज्य सुख का उपभोग करने के बाद में मोक्ष की कामना से गंगा में समाधि ली थी। जो उस समय के जो शासक थे उनकी धार्मिक परंपरा थी। अगला प्रश्न, राजा कक के बारे में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। वह व्याकरण, ज्योतिष और तर्कशास्त्र का अद्वितीय विद्वान था। उसने गौड़ाधिपति के विरुद्ध युद्ध में भाग लेकर यश प्राप्त किया था। उसने मुंगेर, मुदगिरी के युद्ध में अपनी वीरता प्रदर्शित की थी। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, कक्कुका के घटियाला शिलालेखों की भाषाई विशेषता क्या है? सभी शिलालेख संस्कृत में हैं, 4 संस्कृत में और 1 प्राकृत भाषा में है, सभी प्राकृत भाषा में है, वे पाली भाषा में उत्कीर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 संस्कृत में और 1 प्राकृत भाषा में है। अगला प्रश्न, सिलुक द्वारा वल्ल और स्त्रावणी की क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण किस प्रशासनिक नीति का परिचायक था? शांति संधि का, संप्रभुता और सीमाओं के सुदृढ़ीकरण का, सामंतवाद के अंत का, अरबों से सहयोग का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रभुता और सीमाओं के सुदृढ़ीकरण का। ये जो सीमाओं का निर्धारण है वो सिलुक की क्षेत्रीय संप्रभुता का एक स्पष्ट घोषणा पत्र था जिसने पड़ोसी राज्यों के बीच प्रतिहारों के प्रभाव को स्थापित किया। अगला प्रश्न, कक्कुका ने रोहिंसकूप घटियाला में किस प्रकार के आर्थिक सुधार किए थे? कृषि कर में छूट, अवीरों के उपद्रव से उजाड़ हुए क्षेत्र में हट मतलब बाजार स्थापित कर महाजनों को बसाया, विदेशी व्यापार पर रोक लगाई, नई मुद्रा जारी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवीरों के उपद्रव से उजाड़ हुए क्षेत्र में बाजार स्थापित कर महाजनों को बसाया। महाजन मतलब व्यापारी। अगला प्रश्न, सत्य असत्य पहचाने। सिलुक को नाहड़ भी कहा जाता है। सिलुक ने पुष्कर में पुष्करणी बनवाई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा, पहला जो है वो असत्य है और जो दूसरा है वो सत्य है। देखिए जो नाहड़ है वो नागवट प्रथम को कहा जाता है, ना कि सिलुक को, और सिलुक ने पुष्कर मंदिर के साथ पुष्करणी भी बनवाई थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पहला है सत्य, दूसरा सत्य। अगला प्रश्न, राजा कक्कुका द्वारा स्थापित जय स्तंभ किन स्थानों पर स्थित है? मेड़ता और भीनमाल, मंडोर और घटियाला, उज्जैन और कन्नौज, जोधपुर और पुष्कर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडोर और घटियाला। ये जो स्तंभ है वो कक्कुका की न्यायप्रियता और विजयों के स्मारक के रूप में आज भी मंडोर में है। अगला प्रश्न, प्रतिहारों की किस रानी का संबंध भाटी वंश से था? जज्जिका देवी, भद्रा, पद्मिनी और दुर्लभ देवी या राजमती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मिनी और दुर्लभ देवी।
जो ककुका की माताएं थी पद्मिनी और दुर्लभ देवी, वो भाटी वंश की थी। अगला प्रश्न, मंडोर सागा के ऐतिहासिक महत्व का निष्कर्ष क्या है? यह गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन और आधारभूत शाखा थी। इसने आगामी महान राज्यों के लिए प्रशासनिक नींव रखी। इसने अरबों के विरुद्ध प्रारंभिक प्रतिरोध की दीवार खड़ी की, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो मंडोर के शासक थे उन्होंने 7वीं से 9वीं शताब्दी तक जो सैन्य और सांस्कृतिक ढांचा तैयार किया था, उसी पर आगे चलकर मिहिर भोज जैसे सम्राटों ने विशाल साम्राज्य की इमारत खड़ी की। इस तरह हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद।